एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन था कि डिप्लो और ट्रिप्लो आर दीज आर द जर्मिनल लेयर्स, दीज आर द जर्मिनल लेयर्स। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट है, डिफरेंट स्टेजेस जब आएंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, दैट इज मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो इस टाइम में जो गैस्ट्रुला स्टेज आई, लास्ट स्टेज आई, मैच्योर स्टेज आई, जब ऑर्गन का फॉर्मेशन आया, अंग फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, तब ध्यान रखना ये जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है। लोअर ऑर्गेनिज की बात करूं, अगर स्पंज की बात करूं या सिलेंट्रेटा की बात करूं, वहां तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज है, वहां 2 जर्मिनल लेयर ही है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वहां मेसोडर्म लेयर नहीं है। जबकि इसके बाद में हायर ऑर्गेनिज की बात करूं, अपनी बात करूं, वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। इसका मतलब अपने अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। जर्मिनल लेयर्स में एक्टो, एंडो, मीजो। पूछ ले इनका फंक्शन क्या है, ये जर्मिनल लेयर्स करती क्या है? भाई ये ऑर्गन बनाती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कौन से स्टेज पे आई? तो दैट इज गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज वो स्टेज है जब अंग फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन अकर होगा या फॉर्मेशन होगा। तो गैस्ट्रुला स्टेज में भी कौन बना रहा है? जर्मिनल लेयर्स 3, ध्यान रखना। मेसोडर्म, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन मेसोडर्म करता है। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की बात करें, दैट इज एक्टोडर्म लेयर। एक्टो मतलब बाहरी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज। अब बात अगर एनिमल्स की करें तो सबसे पहले जो डिस्कशन फाइलम है वो स्पंज ही होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग कौन है? स्पंज। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का लेवल सबसे पहले तो सेलुलर लेवल होगा, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले सेल लेवल, कोशिका लेवल, फिर उत्तक, फिर ऑर्गन, अंग का फॉर्मेशन होने लगा और फिर सिस्टम बनेंगे। अपन जब ह्यूमंस की बात करें तो क्या पढ़ के आए हैं? दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम मतलब तंत्र बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और फिर सिस्टम की बात आई। तो एंडोक्राइन क्या हो गया? इट इज अ सिस्टम। ऐसे ही नर्वस सिस्टम, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी चीजें हैं, एक बार इनके नीचे काम करेगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पंज की बात करूं तो वहां पर अभी सेल ही आई है, वहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही, बहुत सारी सेल्स ही ऑर्गेनाइज करती है, वो सेल्स ही सारे फंक्शन करेंगे। अपने बात अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हार्मोनल फंक्शन क्या, नर्वस सिस्टम की बात की तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम क्या, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन का काम करेगा। तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग फंक्शन है और इसमें बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स है अपने अंदर, बिलियंस ऑफ सेल्स है। बट छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ओनली सेलुलर लेवल है, अभी सेल्स में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं, उनमें बॉन्डिंग नहीं हुई, उन्होंने टिश्यू फॉर्मेशन करना स्टार्ट नहीं किया है। सेल, जब बहुत सारी सेल एक दूसरे जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू उत्तक जब जोड़ेंगे तब बनेगा ऑर्गन और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये बात कर रहा है कि स्पंज सबसे जो लोअर एनिमल्स है, सबसे पहला जो फाइलम डिस्कस करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी में, एनिमल किंगडम में, दैट इज फाइलम पोरीफेरा और उसमें आते हैं स्पंज, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के बाद में टिश्यू और फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये प्रोटोप्लाज्मिक रेट का मतलब सेल से भी लो लेवल, अभी मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली एटम्स हैं, अणु, परमाणु, ये चीजें ही हैं अभी। सेलुलर से, बट डिस्कशन मेनली अपन यहां से पढ़ते हैं। किंगडम, एनिमलिया किंगडम की बात सेलुलर लेवल से करते हैं, सेल लेवल पे, कोशिका लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर सिस्टम लेवल। ध्यान रखना, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस तरीके से सेल अरेंज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन बनाते हैं और फाइनली कैसे सिस्टम बनता है। अपन ह्यूमन सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो अपने अंदर क्या मिलेंगे? सिस्टम्स। पर ये बात अगर सिस्टम की करेंगे तो सिस्टम से फिर नीचे चलना, ऑर्गन। एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज होंगे, एक टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, ध्यान रखना। तो स्पंज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। स्पंज किसके मेंबर है? फाइलम पोरीफेरा के। और पोरीफेरा फाइलम में ओनली सेलुलर लेवल है, अभी सेल्स ही सारे काम देख रही है। जैसे जैसे सिस्टम बनते हैं, जैसे हाई एडवांस ऑर्गेनिज्म आएगा मतलब उसमें सिस्टम अगर देखने को मिलेगा। अगर सिस्टम है इसका मतलब बहुत ही वेल डिफाइंड फंक्शन होंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल फंक्शन करेगा, नर्वस सिस्टम कंट्रोल का फंक्शन करेगा, इसके बाद में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन वाले काम अलग होंगे, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया अदर उसके लिए सिस्टम है। तो कितना डिफाइन वे में अपनी बॉडी एक्टिविटी करती है, इसके पीछे रीजन है सिस्टम्स का होना। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। बाहरी वातावरण में अगर तापमान बदले तो उससे
ऑर्गेनिज्म का तापमान भी बदल जाए, ये वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण में तापमान परिवर्तन अधिकांश जानवरों को प्रभावित करते हैं, जो है वो कौन से एनिमल्स हैं, वो कौन से जानवर हैं जिनमें वातावरण में चेंजेस हो तो उनका टेम्परेचर भी बदल जाए। उनको ध्यान रखना पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। ये है कोल्ड ब्लडेड, इनका खून ठंडा है, इसका मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका तापमान बाहरी वातावरण पे डिपेंड करता है। तापमान बाहरी चेंज होगा तो इनका भी तापमान चेंज होगा। उनको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। थर्म का मतलब टेम्परेचर, पोइकिलो मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। बाहरी वातावरण में चेंजेस तो इनका टेम्परेचर भी चेंजेस होंगे। अगर बात होम्योथर्म्स की बात करें तो ये है जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ये इन्वायरमेंट पर्यावरण के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपन और बर्ड्स, मतलब पक्षी और मैमल्स, स्तनधारी। ये एग्जांपल है होम्योथर्मिक कंडीशन। होमो मतलब कांस्टेंट, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। अपनी बॉडी हमेशा ही 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहती है, चाहे बाहर ठंड हो चाहे गर्मी हो। हमेशा अपन क्या चाहते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर तापमान कितना हो, 37 डिग्री सेल्सियस। इसे बोलते हैं होमोथर्मिक केस, या इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड। और इनका एग्जाम्पल पक्षी और मैमल्स, स्तनधारी, ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। सर्दी लगी, मान लो सर्दियों में बाहर का तापमान कम, पर अपनी बॉडी का तापमान तो 37 डिग्री हमेशा ही रखना चाहिए। अपनी बॉडी क्या चाहती है कि मेरा तापमान 37 डिग्री हो, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। तो 37 डिग्री कैसे मेंटेन करेगी, शिवरिंग होती है ना, ऐसे ही गर्मियों में बाहर का तापमान ज्यादा, अपनी बॉडी क्या चाहती है 37 रहे। तो गर्मी में पसीना आता है ना, वो पसीना आया क्यों, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ये है मैमल्स, ये है होमोथर्मल्स। कैसे भी करके मेरी बॉडी क्या चाहती है कि कैसे भी 37 डिग्री तापमान बना रहे। ये क्राइटेरिया है होमोथर्मल एनिमल्स का, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वालों का। जबकि पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो बाहरी तापमान कहेगा वो इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता ऑफ ऑल मैमल्स। स्तनधारियों की अगर मैं बात करूं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई बिना अपवाद के, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, अपन पढ़ के आए हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक है, पर इसके एक्सेप्शन मिल जाते हैं कभी कभी, जैसे कि कैमल्स, ऊंट में ऐसा नहीं देखने को मिलता, कभी कभी ऐसा होता है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना, ये बाहरी कान, ये भी कैरेक्टरिस्टिक तो है पर इसका अपवाद देखने को मिल सकता है। विविपेरिटी, इसका मतलब यंग वंस को बर्थ देना। अपने केस में क्या है, एग थोड़ी दे रहे अपन तो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, मतलब मेल फीमेल, मेल ही तो आएगा या फीमेल आएगा, दैट इज विविपेरिटी, यंग वंस को बर्थ देना। डायरेक्ट डेवलपमेंट, हाँ अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, अपने अंदर लार्वल स्टेजेस थोड़ी आती हैं। किसी भी मैमल में लार्वल स्टेज, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक में आता है टेडपोल लार्वा, तो फ्रॉग मैच्योर स्टेज में आने से पहले लार्वल स्टेज आती है। लार्वा का मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज आना मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। टेडपोल किसमें, फ्रॉग में। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या विशेषता पूछी गई है, अपने से पूछा गया है कि मैमल्स की विशेषता बताओ, ऐसी विशेषता जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, जिनका कोई अपवाद नहीं हो। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके अपवाद हैं, कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल है, बट एक दो एक्सेप्शन मिल सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स, इसके भी एक्सेप्शन मिल सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं देखने को मिलता, पर है मैमल्स में ही, और किसी में ईयर और पिन्ना नहीं देखने को मिलेगा, ये मैमल्स में ही देखने को मिलता है। विविपेरिटी का मतलब यंग, अपने जैसे बच्चों को अपने जैसे ही बच्चे देना, दैट इज विविपेरिटी। तो इसका एक्सेप्शन है, एक ऐसा मैमल है जो यंग वंस को बर्थ नहीं देता, अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा करता, वो पहले अंडे देगा फिर उससे बच्चे निकलेंगे, उसको बोलते हैं ओवीपेरस, अंडे देने वाले। विविपेरस का मतलब यंग वंस को बर्थ देने वाले, अपने जैसे बच्चे, मेल फीमेल, अपने से अंडा थोड़ी आया, सीधा डायरेक्ट एक चाइल्ड मेल या फीमेल डेवलप हुआ। और अपन हाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट तो शो करते हैं, अपना जो डेवलपमेंट है, विकास है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज से एक चाइल्ड का डेवलपमेंट, इसमें लार्वा का स्टेज नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड। अगर किसी को स्तनधारी बोला गया है ना, क्लास मेमेलिया को मेमल बोलने के पीछे रीजन है ये मेमरी ग्लैंड, ध्यान रखना।
इसका रीजन ही क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है जो सिर्फ मैमल्स में देखने को मिले, तो ध्यान रखना ये मैमल्स में ही देखने को मिलती है, पर एक्सेप्शन है सर्वाइकल वर्टिब्रा के, कैमल्स में। ऐसे ही एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, हाँ बिल्कुल विशेषता है मैमल्स की, स्तनधारियों की विशेषता है, पर एक्सेप्शन है। विविपेरिटी का एक्सेप्शन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का तो एक्सेप्शन नहीं है, पर विविपेरिटी का अपवाद है, पर ये विशेषता है मैमल्स की। ऐसे ही मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। मैमल है इसका मतलब मेमोरी ग्लैंड तो होगी, क्योंकि ये तो डिफाइनिंग फीचर है। क्लास मैमलिया को मैमल्स बोल, स्तनधारी बोलने के पीछे रीजन ही मेमोरी ग्लैंड है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ट्रू फिश है? सच्ची मछली। बहुत सारी फिश है जो ट्रू कंसिडर की गई है, वो फिश वो मछली ट्रू है जिनमें फिन्स मिलते हैं, तैरने के लिए फिन्स मिलते हैं। और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, विशेषता हो सकती है, जिसके बेसिस पे ट्रू फिश बोलते हैं। हार्ट का टू चैम्बर्ड होना, फिश में मतलब हार्ट टू चैम्बर होना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलना, इनमें तो सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा, फिश में तो 2 ही चैम्बर हैं। तो ट्रू फिश को ट्रू बोलने के पीछे रीजन एयर ब्लैडर का होना, कई कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। सबसे पहले अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? वो फिश जो ट्रू हो। ध्यान रखना, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारी विशेषता है, उसके बाद में ही पता करते हैं कि ये ट्रू फिश है। और ट्रू फिश की 2 ही क्लास है, एक कॉन्ड्रिक और एक ऑस्टिक। ये 2 क्लासेस हैं जिनमें जो फिश इंक्लूडेड है वही ट्रू फिश कंसिडर की गई है, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। इनके अलावा कोई भी फिश का अगर नाम आता है तो ट्रू फिश कंसिडर नहीं की गई है। सबसे पहला एग्जांपल सिल्वर फिश। ध्यान रखना, सिल्वर फिश ट्रू फिश नहीं है, ये तो मेंबर है किसका? ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा इसका मतलब इंसेक्ट, कीट वाले फाइलम में आता है ये तो। डॉग फिश, ध्यान रखना ये है ट्रू फिश, दैट इज, इसको दूसरा नाम है स्कोलोडियन। डॉग फिश। स्टार फिश ये भी इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। सेल फिश ये मोलस्का है। मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रू फिश फॉल्स फिश बोलने के पीछे रीजंस हैं। किसी को ट्रू फिश बोला मतलब बहुत सारे कैरेक्टर नोट किए गए होंगे, फिर पता होगा कि ये ट्रू फिश है। वो जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तो सिल्वर फिश एक ऑर्थोपोडा फाइलम का मेंबर है, मतलब फिश नहीं है। डॉग फिश स्कोलोडियन बोलते हैं, हाँ ये एक ट्रू फिश है। कॉन्ड्रिक थाइस मेंबर है। स्टार फिश ये एस्टेरेसिस को बोलते हैं स्टार फिश, ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। ऐसे ही सेल फिश मोलस्का है, ये भी मछली नहीं है। तो फिश ऐसे ही, जैसे अभी क्वेश्चन करके आए कि मैमल कौन है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनके बेसिस पे मैमल डिसाइड किया, वो भी सब में नहीं मिलेंगे। एक ऐसा कैरेक्टर ढूंढो जिसका एक्सेप्शन नहीं, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ऐसा ही फिश को फिश बोलने के पीछे बहुत सारे रीजन है। 2 चैम्बर्ड हट होना चाहिए, एयर ब्लैडर होना चाहिए, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिन्स होने चाहिए तैरने के लिए। आगे बात करेंगे। Which one of the following set belongs to the class Mammalia? स्तनधारी होने चाहिए सारे के सारे। लॉयन स्तनधारी है, बिल्कुल है। हिप्पोपोटामस ये भी है। वेल, ध्यान रखना ब्लू वेल स्तनधारी है, मैमल, मछली नहीं है ब्लू वेल। सार्क ये मछली है, सार्क मछली है, पर ब्लू वेल मछली नहीं है, इट इज ए मैमल। बैट मैमल है, कंगारू मैमल है, हिप्पोपोटामस में ये भी मैमल है। पेंगुइन बर्ड है, पक्षी है पेंगुइन तो। और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग ये भी बर्ड है, इसका अंडा सबसे बड़ा, इसमें पेंगुइन आ गया। तो अपने को तो कौन ढूंढना है जिसमें सारे के सारे क्या हो? मैमल्स। अभी पढ़ के आए मैमल्स किन्हें बोलेंगे। सबसे पहला तो मैमल्स वो जो इनके पास मेमोरी ग्लैंड हो। वेल, ब्लू वेल बिल्कुल मैमल है, बैट मैमल है, कंगारू मैमल है, ऑस्ट्रेलिया का फेमस हिप्पोपोटामस ये भी मैमल है। ध्यान रखना, सार्क इज ए मछली और ये ट्रू फिश है, जबकि ब्लू वेल इट्स ए मैमल, इट इज ए स्तनधारी। पेंगुइन बर्ड है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी का मतलब एव्स, इनको एव्स बोलते हैं, एव्स। बर्ड्स ध्यान रखना, इनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब तो सब किसी के पीछे भी आए लॉजी वर्ड, तो इसका मतलब तो क्या होता है? स्टडी करना, स्टडी। ऑर्निथो वर्ड यूज करते हैं बर्ड्स के लिए। पक्षियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। और फादर कौन है इंडिया में? इंडिया में ऑर्निथोलॉजी के फादर कौन है? डॉक्टर सलीम अली, फेमस साइंटिस्ट है डॉक्टर सलीम अली।
इंडिया के अंदर फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं? बर्ड्स, पक्षियों की स्टडी, एव्स बोलते हैं, ध्यान रखना इनको, डॉक्टर सलीम अली। मार्केलॉजी में मोलस्का की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोलस्का इज मार्केलॉजी। ऐसे हर्पेटोलॉजी में, तो इसमें ध्यान रखना रेप्टाइल्स और एम्फीबिया, एम्फीबिया फ्रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी में एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं, फ्रॉग की, मेंढक वेंढक की, सांप वाप की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। मोलस्का की स्टडी मेलेकोलॉजी। लिमिनोलॉजी में बात स्टडी आएगी रिवर्स की, लेक्स की, झील, नदियां, इनकी स्टडी आती है लिमिनोलॉजी में। तो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी दैट इज डॉक्टर सलीम अली। मार्कोलॉजी में स्टडी मोलस्का की, और हर्पेटोलॉजी में रेप्टाइल्स, स्नेक वाला पार्ट, और एम्फीबिया, फ्रॉग, और लिमिनोलॉजी में रिवर्स, लेक्स, इनकी स्टडी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is an egg laying animal? मैमल, मैमल्स है, मैमल। ऐसा स्तनधारी एनिमल ढूंढना है जो अंडे देता है, एक ही है, बाकी सब विविपेरस है। अपने जैसे डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे, उनमें एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इज डक बाइल्ड प्लेटिपस। ये अकेला एक ऐसा मैमल है जिसमें क्या बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं? अंडे। ओवीपेरस है ये, ओवीपेरस, अंडे देने वाला, अंडे देने वाला। बाकी ये दोनों तो मैमल सीधे डायरेक्टली बच्चे ही जन्म दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि ऐसा मैमल बताओ जो अंडे देता हो, तो दैट इज प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस। बाकी सारे के सारे अदर मैमल्स कैसे होंगे? विविपेरस, विविपेरस। अभी क्वेश्चन था ना, विविपेरस यंग वंस को बच्चे देना, बच्चे देने वाले है तो कैरेक्टरिस्टिक ये विशेषता तो है मैमल्स की, पर इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अकेला मैमल जो बच्चे दे रहा है, तो एक्सेप्शन हो गया उसका, अपवाद हो गया ये। बाकी तो विविपेरस सारे ही अपन यंग वंस को बच्चे दे रहे मैमल वाले, तो विविपेरस तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो है, पर ऐसा नहीं जिसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है। ध्यान रखना, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, मैमल्स की विशेषता पूछी जाती है, और बार बार पूछी जाएगी मैमल्स की विशेषता। अगला सवाल, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? तो ध्यान रखना, ऑक्टोपस इज ए मेंबर ऑफ मोलस्का। ऑक्टोपस मेंबर है फाइलम मोलस्का। ऐसे ही जैसे झींगा भी इसी में आता है, झींगा ये भी मोलस्का के मेंबर है। ध्यान रखना, मोलस्का के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है, संघ है, सेकंड लार्जेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं। ऑक्टोपस, झींगा, ये सब इसके मेंबर है फाइलम मोलस्का के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पता होना ही चाहिए कि ऑक्टोपस किस में आता है, मोलस्का है, ध्यान रखना। अभी पढ़ के आए, मोलस्का की स्टडी को क्या बोलते हैं? मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, फिर मैमेलियन की विशेषता के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन है कि जनरल ऐसा सवाल है जो लगातार आया है, पता होना चाहिए। ये तो एक क्वेश्चन में पूरे चारों पांचों पॉइंट दे दिए, पर ये अलग अलग पूछेगा, क्या मैमल्स की में प्रेजेंट हेयर्स उसकी विशेषता? हाँ, बाल का प्रेजेंट होना मैमल्स में विशेषता है। मैमल्स के अलावा बाल नहीं मिल रहे हैं दूसरे एनिमल्स में, पिन्ना, ये इसकी प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता। ध्यान रखना, पर ये जो एक्सटर्नल ईयर है इसके कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं। विशेषता तो है बिल्कुल मैमल्स में ही मिलता है, पर कुछ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो।
पर है तो ऐसा कि मिलेगा मैमल्स में ही, स्तनधारियों में ही मिलते हैं पिन्ना, उसके अलावा तो सब में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम तक ही ईयर है। कान का मतलब ही उनमें ये बाहर वाला स्ट्रक्चर नहीं है, अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम आएगा ओनली। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या इसी को क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। मेमोरी ग्लैंड, इसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ये तो विशेषता नहीं है, तो डिफाइनिंग विशेषता हो गई कि ओनली मैमल्स में मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्लास मेमिलिया को मैमल बोलने के पीछे रीजन ही मेमोरी ग्लैंड है। इसमें देखो ये अब विशेषता नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थोड़ी शो करता है, अपन तो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं अपने में। लार्वा, इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा आना, लार्वल स्टेज नहीं होती अपने अंदर, सीधे डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, सीधा बच्चा। मोनोकोंडाइलिक स्केल, अपने अंदर मोनोकोंडाइल स्केल थोड़ी, अपने अंदर डाइकोंडाइलिक स्केल है, दो कोंडाइल्स है ना अपने अंदर, फ्रंटल बोन, ये पैराइटल, ये ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल बोन, ये पीछे रीजन ऑसिपिटल बोन का, तो यहां दो ऑसिपिटल बोन, तो उसे जुड़ने वाले दो ऑसिपिटल कोंडाइल्स, तो अपना स्केल कैसा है, डाइकोंडाइलिक। ये तो एम्फीबिया में मिलता है, फ्रॉग व्रॉग में, इनमें मिलते हैं मोनोकोंडाइलिक स्केल। यहां से जुड़ने के लिए एक ही कोंडाइलर जॉइंट बनेगा, तो एक मोनोकोंडाइलिक हो गए, अपने अंदर दो कोंडाइल्स हैं तो डाइकोंडाइलिक हो गए। तो मैमल्स की बहुत सारी विशेषता हो गई। सबसे पहला विशेषता हेयर की प्रेजेंस, हेयर का प्रेजेंट होना, ये विशेषता ही तो है मैमल्स की, पर इसका एक्सेप्शन, हेयर्स का भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है हेयर का भी। और हेयर का क्या सिग्निफिकेंस अपनी बॉडी में, तापमान को कंट्रोल करके रखना, ध्यान रखना। पिन्ना की जो प्रेजेंस है, बाहरी जो आउटर पियर है, ये लार्ज स्ट्रक्चर जो दे रखा है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। पर इसके कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं कि दूसरे फाइलम में मिल गया, इन्हीं में मैमल्स में ही कुछ एक्सेप्शन है। और मेमोरी ग्लैंड का तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। स्तनधारी का पहचान ही है उसकी मेमोरी ग्लैंड्स, जिससे वो यंग वंस को न्यूरस कर सके, खाना दे सके छोटे बच्चों को। अपने अंदर मोनोकोंडाइलिक स्केल नहीं, डाइकोंडाइलिक स्केल है, ध्यान रखना, डाइकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक तो फ्रॉग्स में देखने को मिलता है, मेंढक में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हाँ अपने अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो है, पर ये तो और में भी मिलती है, रेप्टाइल्स में भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, बर्ड्स में भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। वहां कान का मतलब भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द कॉमन बिटवीन पैरेट, तोता, प्लेटिपस, मैमल का ओविपेरस, ओविपेरस मैमल है ये, ओविपेरस। और कंगारू, ये भी मैमल है। तो दो मैमल और एक पक्षी, एक ये बर्ड, इनमें कॉमन क्या है, यही पहला ऑप्शन ही कॉमन हो गया। अभी पढ़ के आए कि बर्ड्स और मैमल्स क्या हैं, ये होमोथर्मल एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका तापमान बाहरी इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता, अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना के रखते हैं। बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे मतलब नहीं है, हमारा टेम्परेचर फिक्स है, हम उसको कैसे भी करके मेंटेन करें। ह्यूमंस का बेस्ट एग्जांपल है, 37 डिग्री तापमान है बॉडी का, कैसे भी गर्मी हो सर्दी हो, ये 37 आती है मेरी बॉडी, इसको बोलते हैं होमोथर्मल एनिमल्स। होमो मतलब कांस्टेंट, थर्मस मतलब टेम्परेचर, तापमान। ये कॉमन कैसे हो सकती है, ओविपेरिटी, ओवी का मतलब एग देने वाले, एग या तो बर्ड्स देगा या फिर प्लेटिपस, कंगारू तो सीधे बच्चे देगा, तो ये कॉमन फीचर थोड़ी हुआ। पोस्ट एनाल टेल, तो टेल तो मिलती कहाँ है, मैमल्स में कहाँ है टेल, सब में नहीं है, बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है टेल मिलना। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन फीचर है वो तो होमोथर्मस ही है, कि कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेंटेन चाहे कैसे भी करे। और लास्ट सवाल, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कौन सा है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा एनिमल फाइलम है ऑर्थोपोडा, जिसमें अपन कीट को इंक्लूड करते हैं, हनी बी को इंक्लूड करते हैं, सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, मधुमक्खी की बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये। मैक्सिमम जो स्पीसीज की खोज हुई है वो इंसेक्ट ही तो हैं। अगर 70% एनिमल की खोज हुई है, उसमें से 70% ही क्या है, इंसेक्ट की खोज हुई है। 22 से 23% प्लांट्स की खोज हुई है। ज्यादातर तो क्या है, एनिमल्स की खोज हुई है, प्लांट्स की तो बहुत कम खोज की गई है। और उसमें भी, एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा जिनकी खोज हुई है वो इंसेक्ट्स हैं, ध्यान रखना। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। तो यहीं ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एनिमल डाइवर्सिटी। ये चैप्टर्स के सरफेशियल क्वेश्चंस है,
टू बिकम फेमिलियर। ध्यान रखना 15 अगस्त थी इसलिए 15 सवाल डिस्कस किया आज, और बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं इसके बारे में, तो इसमें मैमल्स वाला ध्यान रखना, और एग्जाम्पल्स जो है एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं इसमें, तो वो ध्यान रखना। ट्रू फिश क्यों बोला, इसके क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषता है वो डिटेल थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय भारत।